सभी दर्शकों को फेडरल देश की तरफ से हमारा नमस्कार और हम आज जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, वो विषय पंजाब से जुड़ा हुआ है। क्या पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो अपना प्रभाव बना के रखना चाहते हैं और पार्टी में भी जो अभी तक वो दिल्ली में रहे, अब जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है और सिर्फ पंजाब एक ऐसा सूबा बचा है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब अपना सारा फोकस जो है वो पंजाब पर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो 10 दिनों के लिए विपसना पे गए हुए थे पंजाब में ही, और आज वो विपसना जो है खत्म होने जा रही है और ऐसी चर्चाएं हैं कि अब जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो पंजाब का जो उनका संगठन है, उस पर ध्यान देंगे और जो लोग रूठे हुए हैं, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें से 2 वरिष्ठ हमारे मेहमान हैं, जो पंजाब से ही हैं। एक हैं जगदीप सिंह सिंधु जी और दूसरे प्रोफ़ेसर जगरूप सिंह शेखो जी, और साथ में हमारे सहयोगी हैं ललित राय, जो फेडरल देश से ही हैं। तो हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। आप दोनों को सर नमस्कार है। और मेरा जी, पहला सवाल नमस्कार। जगदीप सर आपसे है, क्या सर अभी जैसे केजरीवाल साहब पंजाब में ही हैं और वो 10 दिनों के लिए विपसना में वहाँ पहुँचे थे। आज वो विपसना जो है समाप्त हो रही है और ऐसी चर्चाएँ अब शुरू हो गई हैं कि वो गए थे वहाँ अपना ध्यान लगाने के लिए, अपना मेंटल पीस के लिए। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, वो शायद उनका ध्यान वहाँ रहते हुए भी अपने पंजाब की पार्टी के संगठन पर है और उनका ध्यान भी जो है कहीं न कहीं संगठन पर ही रहा है। तो आपको क्या सर वहाँ सुनने में आया है? देखिए, दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी के पास जो एक प्रदेश बचा हुआ है, जहाँ उनकी सत्ता है, जहाँ उनका जनाधार है, वो पंजाब है। और जब केजरीवाल पंजाब की तरफ गए और आप देखिए कि पिछले 10-12 दिनों में जिस प्रकार से पंजाब में गतिविधियां हुई हैं प्रशासन की तरफ से, वो गतिविधियां अपने आप में संकेत देती हैं कि पंजाब उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है, कि पंजाब में उनको अपना आधार बनाए रखना या अपनी सत्ता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से प्रशासन जो अभी तक 3 साल से जिस ढुलमुल रवैये से चल रहा था या दिल्ली के निर्देशों पे चल रहा था, जो आम पंजाब में धारणा बनी हुई है, उसको देखते हुए जो गतिविधियां हुई हैं और जिस तरह से नशा रोकने का जो अभियान उन्होंने चलाया है पंजाब सरकार ने, इसमें कहा यह जाता है कि भगवंत मान के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जब तक दिल्ली से निर्देश नहीं जाते, तब तक पंजाब में उस प्रकार की घटनाएं या प्रशासन का उस प्रकार का जो कार्यशैली है, वो उस तरह से दिखाई नहीं देती। और जहां तक सवाल आता है कि जो पंजाब के असंतुष्ट हैं इनकी आम आदमी पार्टी में, उनके जो अंतर्द्वंद हैं, उनको सुलझाना भी एक बड़ी चुनौती थी। और अरविंद केजरीवाल का पंजाब की तरफ चले जाना या पंजाब में रहना विपासना का एक अपना प्रयोजन होता है, लेकिन उसके अलावा जो दिन भर का जो समय उपलब्ध है, उसमें राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक समीक्षा और रणनीति के तौर पे इस प्रकार की जो नई योजना बनानी है, वो एक राजनीतिक बिल्कुल करता है। और ये माना जाता है कि पंजाब में निरंतर इस प्रकार की बैठकें हुई हैं और बैठकों के बाद नए नए निर्देश वहां दिए गए हैं, जिसमें अब आने वाले समय में जो बचा हुआ समय लगभग 2 साल का है पंजाब सरकार के लिए, उसमें पंजाब को किस प्रकार से आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना अपना एक जनाधार जो जिस जिस विश्वास के साथ वो आई थी, उसमें जो सेंध लगती भी दिखाई दे रही है, उसको किस प्रकार से फिर से एक बार सुदृढ़ करे। और जो गतिविधियां पंजाब में अन्य विपक्षी दलों की हो रही हैं और उनकी वजह से जो एक पॉलिटिकल स्पेस खाली हो रहा है, उसको कैसे अपने जनाधार से भरा जाए और वहां अपना किस प्रकार से वर्चस्व कायम किया जाए, ये सब रणनीतियों पे वहां काम होने लगा है। और लगता यह है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है, उनके लिए सबसे बड़ा अब चुनौती ये रहेगी कि सत्ता में दोबारा किस प्रकार से आए। और जो इनके मंत्री और विधायक हैं, उनके लिए भी अपने भविष्य का सवाल है, उसको देखते हुए भी जो असंतोष नीचे नीचे पनप रहा था, और जहां ये लग रहा था कि जो एक विपक्षी दल जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसका आधार जो बनता जा रहा है, उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। तो ये बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जो पंजाब को देखते हुए वहां दिखाई दे स्पष्ट है धरातल पे।
और उन्हीं को बांधने के लिए, उन्हीं को साधने के लिए, उन्हीं को संवारने के लिए आप ये देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है अधिकतर वो पंजाब पे केंद्रित है, और चाहता है कि किसी भी प्रकार से पंजाब की सत्ता उनके हाथ से ना निकले। मेरा अगला सवाल जो है प्रोफेसर सेको से है। सर, सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से एक चर्चा ये भी चलती रही है कि जो पंजाब की जो जनता है, वो बाहर के किसी भी नेतृत्व को पसंद नहीं करना चाहती है, दखल-अंदाज़ी ख़ास तौर पे पंजाब की सरकार में। और जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल वहाँ 10 दिन रहे हैं और ये चर्चाएँ हैं कि उन्होंने विपक्षण के साथ-साथ जो है पार्टी की तरफ भी फ़ोकस करा है, सरकार कैसे चल रही है, उस पर भी फ़ोकस करा है। अब सवाल ये आता है कि क्या सर वहाँ पे जो नेतृत्व का परिवर्तन है, क्या उसकी कोई ज़रूरत आपको महसूस हो रही है और इसकी कोई आशंका भी है क्या? मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब की राजनीति का पिछले 10-11 साल से देखना होगा तो उसकी बहुत फेजेस है। हम सब ने देखा है कि फर्स्ट टाइम जो 2014 में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी जो एक उसको बोल देते हैं कि पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इमर्ज हुई थी। ये नहीं कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी थी। आम आदमी के पीछे एक आइडिया था, एक लॉजिक था, जिसको लोगों ने बहुत हद तक जो उस पर प्रभावित किया था। और 2014 जैसे आप हम सब जानते हैं कि वो सारे मूवमेंट से, जो अन्ना मूवमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें और बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग भी थे और कंसेंटियस सिटीजन भी थे, और उसमें और जो बहुत बड़े बड़े फोर्सेस भी थी, बल्कि पॉजिटिव सेंस में कि वो लोग भी थे। पर अल्टीमेटली जो जितना सारा उसको बेनिफिट मिला, पॉलिटिकल बेनिफिट मिला, वो अरविंद केजरीवाल को मिला, क्योंकि उसके सेंटर में थे सारी उस मूवमेंट में। और उस हिसाब से जब पंजाब में इन्होंने 465 और 469 सीट्स लड़ी थी ऑल इंडिया लेवल पे, दिल्ली में तो जीत गए थे, 28 सीट्स ले गए थे। पर इसके बाद जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ, सिर्फ पंजाब में ही 4 सीटें इन्होंने जीती है। और उस समय भी वो 4 सीटों में से 33 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हमारी हर पार्लियामेंट सीट में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें इनकी फर्स्ट पोजीशन थी और 25 में ये सेकंड थे। और उस इलेक्शन में 2014 में जो केजरीवाल था, जो मोस्ट प्रेफर्ड जो लोगों का, जिसको मसीहा बोल लो, पॉलिटिकल मसीहा बोल लो, जहाँ कोई नया अवतार देख लो, वो केजरीवाल था। नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा लोग, क्योंकि जो पंजाब के जो स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चरल इश्यूज है, जैसे अभी सिंधु सर ने गल की थी कि यहाँ के जो जो स्थिति है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही पंजाब के लोग उसको रिएक्ट करते हैं, कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। रिएक्ट जब मैं बोलता हूँ कि जिसको सपोर्ट देते हैं वो बिल्कुल पूरे की पूरी सपोर्ट देते हैं, और जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, जैसे अकाली दल की तरफ हुआ। तो उस समय में केजरीवाल पंजाब में एक आइकॉन की तरह इमर्ज हुआ था। और सारी जो इलेक्शन थी, भले केजरीवाल उस समय आया नहीं था, पर केजरीवाल एक किस्म का एक सिंबल बन गया था कि हेयर इज अ पर्सन, जो उसने मुद्दे उठाए थे, खास करके वो मुद्दे जो पंजाब के लोगों को सीधे तौर उसको जो थे उसके साथ उनको लोग फेस कर रहे थे। जैसे नशे का मुद्दा था, मुसीब करप्शन का मुद्दा था, जहां उस समय में जो अकाली बीजेपी सरकार थी, उसमें जो भी सारे इशू थे, चाहे वो गुंडागर्दी की बात है, चाहे करप्शन की बात है, चाहे हल्का इंचार्ज की बात है, चाहे रेता की बजरी का माइनिंग का इशू था, केबल का इशू था, ट्रांसपोर्ट का इशू था, सारे, या ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू था। तो उस समय लोग ये कहते थे कि केजरीवाल अगर आता है तो वो सारे मसलों का हल कर लेता है। इससे कम जो थे प्रेफरेंस थी राहुल गांधी को थी, नरेंद्र मोदी और पीछे थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अगर आप देखें तो उस समय मैंने आर्टिकल भी लिखा था हिंदू में, इस आम आदमी पार्टी का गेम चेंजर, उसमें कुछ अंकड़े इस तरीके से दिए, बाद में तो हमने उसकी एम्पिरिकल स्टडी की थी। पर हुआ आस्ते आस्ते, केजरीवाल साहब जो थे वो दिल्ली में चले गए। 2013 में जो इलेक्शन हुई, 15 में इलेक्शन हुई थी, वहां उनको मेजोरिटी मिल गई, बहुत एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई। और पंजाब में पार्टी, ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है। अब पार्लियामेंट निजाम में जो इनका स्ट्रक्चरल वीकनेस है, जो चैलेंज है, जो शायद आने वाले समय में और बड़ा हो जाए, कि जिस तरीके से ये आइडिया वॉल्व हुआ था, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री निजाम है, पार्लियामेंट्री निजाम में पार्टी का मजबूत होना, पार्टी का स्ट्रक्चर होना, पार्टी में डेमोक्रेसी होनी, जिसको इनर डेमोक्रेसी कहती है, पार्टी में ग्रास रूट लेवल की पार्टिसिपेशन होनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लंबे समय तक सस्टेन करना है। अगर नहीं करना है तो फिर तो वो आता है, करिश्मा आता है, उसके बाद चला जाता है। पर फिर भी लोगों ने इनके मरीद बने, और केजरीवाल किसी समय में लोगों की आंखों का तारा
बन गया था। समस्या ये हुई कि 2017 में जो अभी आपने बात बोली थी, शायद आपको याद होगा, उस इलेक्शन में काफी जो इनके चांसेस थे, पर कुछ इनकी वो हुई गलती हुई उस तरीके से कि कहीं वो खालिस्तानियों के साथ भी हॉबनॉब हो गई, राइट विंगर के साथ भी होगी। ये तो मान के हम चलते हैं कि आम आदमी पार्टी खुला दरबार है। आप इसमें एक्सट्रीम राइट विंग भी आ सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग भी आ सकते हैं, सेंटर्स भी आ सकते हैं, जो कोई हैगा इनके पास आ जाए, क्योंकि इनकी अपने तौर पे कोई विचारधारा नहीं है। इनकी विचारधारा होती है कि हमने गवर्नेंस देनी है, इसकी विचारधारा होती है कि हम ईमानदार बहुत हैं, इनकी विचारधारा होती है कि हम फ्रीबीज देंगे, वो ज्यादा लंबा समय तक चलती नहीं। तो 2017 के बीच में आप देखिए कि मनीष सिसोदिया ने एक स्टेटमेंट दे दिया था नवांशहर में कि हो सकता है कि यहाँ अगली बार जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो केजरीवाल जी आ सकते हैं। उसने भी ऐसा डाला लोगों, भले पंजाब के लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई हिंदू आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा, हाँ बाहर का सेंटीमेंट होता है, ये मानता हूं कि बाहर का कुछ समय तक तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद देखिए 17 में इनका क्या हाल हो गया। मतलब ये तो हुआ कि सरकार बनाते बनाते ये सेकंड जो अपोजिशन पार्टी बन गई, और पर अपोजिशन पार्टी इकट्ठी नहीं रह सकी। 5 साल के बीच उन्होंने 3 जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो बदल दिए, फूलका साहब लेके आए, खैरा साहब को लेके आए, मुड़ के हरपाल सिंह उसमें चीमा आ गए, 10-12 लोग इनके छोड़ के और पार्टियों में चले गए, ज्यादातर कांग्रेस में चले गए। पर 22 में तो वो टोटली हो गया ना कि लोगों ने मन बना लिया था, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, जो अमरिंदर सिंह की जो सरकार थी, जिसका 2002 से 2007 की जो गवर्नेंस थी रिलेटिवली बेटर थी, उस समय में क्योंकि किसान यहाँ बहुत मैटर करते हैं और किसानों की फसलों की जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत मैटर करती है। उस समय में आप देखिए कि जो 10 फसलें थी बहुत स्मूथली जो थी उनकी प्रोक्योरमेंट हो गई थी, तो लोग उस तरफ आ गए। दूसरा उसने रिलीजन की वो भी बात की थी, नशा बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, लोगों ने विश्वास किया। 2022 तक आते आते हुआ ये कि कांग्रेस भी फेल होगी उस तरीके से, कांग्रेस को अपना नेता बदलना पड़ा, कांग्रेस में इंटरनल फाइटिंग बहुत शुरू हो गई, अकाली दल बिल्कुल लोगों की नजरों से बाहर निकल गया, तो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी। समस्या ये हुई कि जब अपॉर्चुनिटी मिल गई, 92 सीट्स मिल गई इनको, पर 92 सीट्स मिलने के बाद भी इनकी समस्या जो कि तुम खड़ी रही, क्योंकि दिल्ली दरबार था। केजरीवाल साहब उस समय में ऑल एंड ऑल दिल्ली में थे और पंजाब में ही इनकी राज में सरकार थी। बाकी जगह इन्होंने इलेक्शन तो लड़ी, पर सवाए गुजरात को और थोड़ा उसको गोवा को छोड़ के बाकी तो बहुत बुरा हाल हुआ। और भगवंत मान जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि हमने स्टेट पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनाना है, जहां जो प्रोपेगेंडा करना है इनकी दिल्ली की अचीवमेंट का या दूसरा तीसरा, तो अल्टीमेटली ये नेशनल पार्टी उसमें बन गई। पर इस सारे के बीच में जो इन्होंने नेग्लेक्ट किया कि पार्टी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, पार्टी की विचारधारा को बिल्ड करने को कोई ध्यान नहीं दिया। और हमेशा ये मैं चाहता रहा कि जो दिल्ली दरबार है, जो उस समय में केजरीवाल साहब थे, कि उन्हीं की बात मानी जाती है, वो डायरेक्टली इंडायरेक्टली इंटरफियर करते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि भले ये इन्होंने इलेक्शन तो जीत ली, दूसरी जड़ी अपनी थी एमएलए की, या तीन ही उसमें जो बाई इलेक्शन हुई थी, 13 में से सिर्फ 10 सीटें जीत सकी। पर ये म्यूनिसिपल कमेटीज में बहुत बुरी तरह हार गए कॉर्पोरेशन। ये अमृतसर में मिजरेबली हार गए, ये जलंधर में नहीं बना सके, फगवाड़ा में नहीं बना सके, लुधियाना में बना सके। इसका मकसद यह है कि इनके आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब लास्ट में यह कहना चाहता हूं, अब केजरीवाल पंजाब के लोगों की आंखों का तारा नहीं है, मैं ये बहुत जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं। जिस तरीके की रिस्पेक्ट, जिस तरीके की लोगों की इमेजिनेशन में वो 14, 15, 16, 17 में होते थे, थोड़ा सा 22 तक भी होते थे, अब वो बात नहीं है। अब लोग उनकी और तरीके से उनको देख रहे हैं, इसलिए उनका यहाँ आना या ना जाना और जो उनकी जो इंटरफियरेंस है, खास करके अभी जिस तरीके से उन्होंने अपने सेक्रेटरी वो भेजे हैं, जिन्होंने वहां की जो मेंबर पार्लियामेंट है स्वाति मालीवाल के साथ भी शायद उनका कोई झगड़ा हुआ था, और लोग भी आए। पंजाब के लोग मन से ऐसी दिल्ली दरबार की इंटरफियरेंस, दिल्ली दरबार की धौंस, उसको जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात लास्ट में ये कहना चाहता हूं, अब भगवंत मान थोड़ा फ्री हो गए, उनको ये पता चल गया कि दिल्ली में ये हार गए हैं और ये इलेक्शन भी हार गए, सिसोदिया साहब भी हार गए, ये भी हार गए और लोग भी हार गए। अब उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूं और यहां से डिमांड उठ रही है, अगर आपने कुछ करना है, जो पिछले समय में जो एक्शन हुए हैं, वो वहां से जो उनकी जिम्मेवारी थी नेशनल पार्टी बनाने की, या जहां उस तरीके से इंटरफियरेंस है, पर मेरे को लगता है कि अब उनको ये बात समझ आ गई कि अगर वो एक्शन जहां लेते हैं, ड्रग का बहुत बड़ा मसला है, करप्शन का बहुत बड़ा मसला है, कुछ हद तक उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है, मतलब कुछ नहीं काफी हद तक दी है, पर उन्होंने एक दूसरा मोर्चा खोल लिया जो
किसानों के साथ खोल लिया, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता। और मेरे को लगता है कि मोर्चा खोलने के पीछे और ये बड़ी एक्शन लेने के लिए भगवंत मान साहब की ये पॉलिसी है कि इससे जो दिल्ली दरबार है या केजरीवाल है, मेरे को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मेरा सर ज्यादा अब वो सवाल जी, या मैं आता हूँ सर अभी आपको ललित, अभी आप ये बताएँ कि अब जैसे केजरीवाल साहब यहाँ दिल्ली में सत्ता खो चुके हैं, खुद भी चुनाव हार चुके हैं, तो क्या लगता है क्या पंजाब में वो अपना स्कोप कुछ तलाशेंगे? और जिस तरीके से आरोप उन पर पहले भी लगे हैं कि नेताओं के यूज़ एंड थ्रो का, तो आपको लगता है कि वो पंजाब में अब ऐसा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि एक जो पंजाब सरकार में मंत्री है, उनको बाय इलेक्शन में, विधानसभा के बाय इलेक्शन में उम्मीदवारी अभी से घोषित कर दी गई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? अभिषेक, जैसा कि जगदीप सर और प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे, दो बड़ी बातें हैं कि 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और भगवंत मान मुख्यमंत्री हुए, तो किन परिस्थितियों में भगवंत मान को मुख्यमंत्री के लिए डिक्लेयर किया गया, वो आप जानते हैं। और स्वाभाविक सी बात थी जो कि भगवंत मान चेहरा होते और सारा डिक्टेशन वो दिल्ली से ही जाता। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही व्यवहारिक तौर पे आप इसको समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सूबे का मुख्यमंत्री हो, लेकिन डिक्टेशन उसको कहीं और से आए, तो शायद उसको वो कुछ दिनों तक तो बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन एक लंबे समय तक उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि नीति और नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, सपोज करिए कि एक पॉलिसी, एक नीति जो है वो दिल्ली से बन करके जाती है और उसको कहा जाता है कि एज इट इज लेटर स्प्रिट में आप उसको इम्प्लीमेंट करिए पंजाब की धरती पर। और हो सकता है कि बेसिक तौर पे भी जो पंजाब के लोग जो रहने वाले हैं, पंजाब से जुड़े हुए हैं, जिनकी परवरिश वहां पे हुई, वहीं अपब्रिंगिंग हुई, वहीं पे खेले कूदे, तो वो निश्चित तौर पे पंजाब को बेहतर समझेंगे रादर उसके कि जो पंजाब का केवल इतना ही नाता है कि वो राजनीतिक तौर पे, चूंकि वो पार्टी का मुखिया है और पार्टी एक सरकार है, तो उसका कनेक्शन वही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मन के अंदर एक जो रोष का भाव है वो रहा होगा, और पिछले 3 साल में ये चीज आपको नजर भी आ रही है। अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें यह बात सही है कि पंजाब के लोग भी बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी से खुश नहीं चल रहे हैं। ऐसा उनको लगता है कि जो वादे किए गए थे, जो करप्शन का इशू था, जिसको लेकर के उन्होंने एक मुख्य मुद्दा भी बनाया, जो अकाली दल बीजेपी की भी टाइम था, कांग्रेस की भी टाइम था, तो कहीं कहीं या नशा के मुद्दे पर जो है स्थिति बहुत परिवर्तित नहीं हुई है। थोड़ा बहुत जैसा कि प्रोफेसर साहब बोले जो है कि वो एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर हल्का फुल्का परिवर्तन नजर आता है, लेकिन आप बड़े स्पेक्ट्रम में देखिए तो वो बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो पाया। अभी की मौजूदा स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ पूरे देश में केवल एक सूबे में सरकार है, वो पंजाब। और निश्चित तौर पे पंजाब में 2027 में चुनाव होने जा रहा है, और यदि पंजाब हाथ से निकलता है तो आम आदमी पार्टी के लिए संकट बहुत मैनीफोल्ड बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि 2027 में गुजरात का भी चुनाव है। तो कहने का अर्थ है कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जो आम आदमी पार्टी के लिए ऑक्सीजन देने का भी काम करेगा, और ऑक्सीजन को सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि 2027 के चुनाव में कम से कम पंजाब लूज ना हो, क्योंकि पंजाब में ही, दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक बेस तैयार हुआ। प्रोफेसर साहब ने एक बात और बड़ी अच्छी बोली जो है कि सांगठनिक स्तर पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं वो मिस कर गई है। तो इसका एक इतिहास भी है। आप देखिए कि 2013 से लेकर के 2025 12 साल की राजनीति की मतलब आपका सफर है आम आदमी पार्टी का। उसके पहले वो आंदोलन का सफर था, और आंदोलन की वजह से अरविंद केजरीवाल जो सबकी आंखों के तारा बन चुके थे, उसका आपने परिणाम भी नतीजों में देखा था कि आम आदमी पार्टी की गोली भर गई थी। लेकिन स्थिति यह है कि जब संगठन के स्तर पर आप मजबूत नहीं होंगे तो सत्ता, आप बहुत लंबे समय तक ये सोच करके नहीं चल सकते कि वो सतत तौर पे आपके साथ सत्ता बनी रहेगी, इसकी संभावना नगण्य होती है। आम आदमी पार्टी, ये बात सच है कि दिल्ली में 10 साल तक सत्ता में रही, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस दफा आम आदमी पार्टी को क्लियर मैसेज दिया जो है कि अब जो आपकी जो योजनाएं थी, जो आपकी नीतियां थी, आपकी जो बात थी, वो उस हद तक प्रभावित नहीं कर पाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक अल्टरनेट के तौर पर बीजेपी को मौका मिला। तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी का विपक्ष में ना होना शुरुआती दौर से ही सत्ता का मिल जाना, और जब सत्ता मिल जाती है तो आपको मतलब पता है कि एक ह्यूमन सेंस भी काम करता है कि वो संगठन के स्तर पर वो चीजें जो है नहीं दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि सांगठनिक स्तर पर जो कमी दिल्ली में भी नजर आई, और पंजाब में जैसा कि प्रोफेसर साहब और जगदीप सर भी बोल रहे हैं, वो चीजें नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि पंजाब में चल करके वहां की जो नट बोल्ट को कसने की जरूरत है, और जो भी कुछ इस 3 साल में जो बिछड़े, जो रूठे, उन सब लोगों को मना करके पार्टी में लाया जाए, ताकि जमीनी आधार तैयार हो सके। क्योंकि अगर जमीनी आधार तैयार
आएगा तो लोग भले ही उनको पसंद करते हो और लोग भले ही उनको ज्यादा पसंद करें या कम पसंद करें, अल्टीमेटली तो क्या है कि जब पोलिंग सेंटर पे लोग जाएंगे, मत देंगे, तभी जाकर के सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो स्वाभाविक तौर पे है कि आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किल बहुत ज्यादा है और वो ये चाहते हैं कि पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते पंजाब को कम से कम इस तरीके से मथें कि पंजाब की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ से दूर न जाए। जी अब मेरा सवाल सर अब जगदीप सर से है। सर ये एक सवाल है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि 2014-15 से लेकर जो एक इमेज बिल्ट हुई थी केजरीवाल साहब की, उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। और जिस तरीके से उनकी इमेज एक आम आदमी की थी, अभी अभी हम 10 दिन पहले की बात करें जब वो पंजाब आए थे विपसेना के लिए, तो बहुत बड़े काफ़िले के साथ आए थे। तो उसके बाद भी सवाल उठाए गए और सवाल यही है हमारा भी कि क्या केजरीवाल साहब जो है अब सुविधाओं के प्रति झुक चुके हैं और वो मतलब सुख-सुविधाएँ या वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, इस चीज़ की उनको अब आदत हो चुकी है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और इसकी वजह से पंजाब में उनके प्रति जो छवि है लोगों के बीच, वो क्या कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है? अभिषेक जी, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को हार मिली थी तो वो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो एक राजनीतिक करेंसी जिसको कहते हैं, या राजनीतिक विश्वास जो होता है या व्यक्तिगत विश्वास जो होता है, उसको भारी ठेस लगी। और यही ठेस, ये विश्वास टूटना, ये पंजाब में पहले ही हो चुका है, क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली में एक स्थायी समाधान पानी, पीने का पानी का नहीं हो पाया। जिसके लिए कहा जाता था कि हम पीने का पानी आपके लिए ऐसा कर देंगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, और वो स्थिति वहां दिल्ली में सुधर नहीं पाई। दूसरा बात थी कि दिल्ली में यमुना को हम साफ कर देंगे, उसका कोई समाधान, स्थायी समाधान नहीं हो पाया। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए, उनकी थोड़ी सुविधा मिली, लेकिन जो स्वास्थ्य का स्थायी समाधान अगर कहें तो वो नहीं हो पाया। बहुत से ऐसे कारण थे दिल्ली की जनता के अविश्वास करने के। 10 साल का समय कोई कम नहीं होता, और 10 साल में जब स्थायी समाधान नहीं होते दिखे तो दिल्ली की जनता का विश्वास टूटा। और वो विश्वास पंजाब में उसी दिन टूट गया जिस दिन उन्होंने पंजाब के लिए ये बोला था कि हम महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देंगे। दूसरा ये है कि बेअदबी जो मामला है पंजाब में, उसका न्याय हम 3 महीने में कर देंगे। वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो पंजाब की अस्मिता और पंजाब के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। पंजाब की पंथक जो विचार हैं और पंजाब का जो एक धार्मिक विचार है और एक जो सम्मान है पंजाब का और एक जो गर्व है पंजाब का, उसको संभालने में आम आदमी पार्टी अभी तक सफल नहीं हो पाई। तीसरी बात आती है नशे की। नशे पे 3 साल के बाद अब इन्होंने काम शुरू किया है। काम अगर शुरू किया है तो वो छोटे-मोटे जो नशा करने वाले हैं या छोटे-मोटे नशा के जो पेडलर हैं, उन्हीं को क्रैक डाउन किया है, लेकिन जो बड़े सोर्सेस हैं, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पिछली सरकार में बहुत से ऐसे मुद्दे और बहुत से ऐसे लोगों के नाम बन चुके, एसआईटी बनी थी, उसमें बहुत सी चीजें सामने आई थी और उन पे कार्रवाई नहीं हुई पिछले 3 सालों में। उसके बाद पंजाब में जहां कहा जाता था कि हम रेत और बजरी का जो माफिया है इसको खत्म कर देंगे, ट्रांसपोर्ट का माफिया खत्म कर देंगे, रेत और बजरी के जो दाम है वो साधारण व्यक्ति के हाथ पहुंच तक रहेंगे, वो कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद कहा जाता था कि मैं बनिया का बेटा हूं, मुझे पता है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। लेकिन पंजाब का कर्ज अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में कितना बढ़ गया, और पंजाब में एक अभी कर्ज लेने की एक लिमिट, उनकी तय लिमिट से बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो वहां भी कर्ज लेने के लिए भी उनको अभी आने वाले समय में बड़ी तकलीफें होने वाली। तो कुल मिला के कहें तो पंजाब में जो एक छवि थी, एक जो विश्वास था, और भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को पंजाब से खत्म कर देंगे, और आप ये मान लीजिए कि पंजाब में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं और वो उनमें अधिकतर किसान हैं, और वो किसान जितनी मेहनत और परिश्रम करते हैं उनको दाम भले ही कम मिले, लेकिन वो भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त है। उसी तरह से मेरा ये सर आम जनता
उसी तरह से आम जनता में जिस तरह से इनकी छवि टूटी है, उस छवि को ठेस लगी है, वो विश्वास को ठेस लगी है, वो विश्वास अब दोबारा बनना बहुत मुश्किल है। रही बात ये कि भगवंत मान ने जिस तरह से अभी तक प्रशासन चलाया, और पंजाब में आप देखिए कि एक समय था जब आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही थी कि वो अपने दम पे पंजाब को एक बार पंजाब में जीत हासिल कर ले, लेकिन अंतिम समय पे जब मुख्यमंत्री का चेहरा था भगवंत मान को डिक्लेयर करना पड़ा, तभी पंजाब में आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिल पाई। और आज जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने आप को एक तरह से आगे कर रही है और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, उसके अलावा जो उनकी गतिविधियां दिल्ली के दरबार की हैं, दिल्ली के लोगों की हैं, वो सभी जनता जानती है पंजाब में क्या प्रशासन का तरीका है, क्या कार्यशैली है। तो मुझे ये लगता है अभिषेक, कभी आने वाले समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पंजाब में अब की बार उतनी बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी हासिल कर पाएगी, क्योंकि राजनीति में विश्वास का बहुत बड़ी भूमिका होती है, और विश्वास टूट जाने पे उसको संभाल लेना या उसको संवार लेना या वो पुनः प्राप्त कर लेना, वो बड़ा मुश्किल होता है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं पूरे देश में। मेरा सर सवाल अब शेखो सर से है। सर, जैसा आपने कहा था कि जिस तरीके से जब आम आदमी पार्टी सरकार कहीं न कहीं किसानों के प्रति भी जो उनकी छवि है बहुत ज़्यादा अच्छी रही नहीं है अब, क्योंकि पीछे आप देखेंगे खुद एक वीडियो यहाँ सामने आया था, जिसमें भगवंत मान साहब जो है किसानों के लिए कह रहे हैं कि देखिए, हमने आपसे बात करके देख ली, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हमारे को दूसरे भी तरीके पता हैं। तो एक वो कितनी परेशानी की बात हो सकती है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, प्लस जो नशे वाली बात आपने कही कि नशे पर कोई पाबंदी वो उस तरीके से नहीं लगा पाए जितना प्रचार उन्होंने चुनाव के समय पर करा था। और एक कैंसर की समस्या भी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है, जो पानी की वजह से भी कारण बन रहा है कि पानी में केमिकल वगैरह इस तरीके से हैं जो कैंसर कारक बन रहे हैं। तो ये जो 2-3 समस्याएँ नई पैदा हुई हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उनका कितना प्रभाव रहेगा आने वाले चुनाव में, और ये कितना बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के लिए और साथ ही साथ भगवंत मान साहब के लिए भी? पहली बात तो सरकार को ये मान लेना चाहिए कि ये स्ट्रक्चरल ढांचागत समस्या है। नशा जो है सिर्फ ये नहीं कि नशा पंजाब तक ही सीमित है, इसके नेशनल लिंक्स हैं, इसके ग्लोबल लिंक्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड समस्या है। तो अगर आप वर्ल्ड वाइड मानेंगे कि ये हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये हमारी सामाजिक बीमारी है, ये लॉ एंड ऑर्डर की बीमारी नहीं है, इकोनॉमिक की बीमारी नहीं है, एक अकेली यूथ की बीमारी नहीं है, ये समाज की बीमारी है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको समाज को साथ लेना पड़ेगा। जब तक समाज आपके साथ नहीं आएगा, समाज का मेरा मतलब ये है कि आपकी पंचायतें हैं, देहात में लोग बैठे हुए हैं, गांव में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, सरकार थोड़ा सा उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लोग आगे आ जाएंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी फेलियर रही। इनको लगता है कि मैं जानता हूं, हमको पता है। पहली बात तो ये कहनी कि जो सरकार है इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इनके एमएलए साहब को मेरे को नहीं पता कि उनका कितनी पहुंच है। पहली गल तो उसमें बहुत सारे, हाँ, लोगों ने चुन दिए, इसलिए नए लोग चुन दिए कि जो पुराने लोग थे, ट्रेडिशनल थे, खानदानी थे, वो करप्ट हो गए थे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, लोगों की नफरत होगी, नए लोग चुन दिए। पर नए लोगों को ट्रेन तो करना था। ये क्लेम करते हैं कि हमने ये एक घड़ी ठीक करने वाला था वो बड़ा एमएलए बन गया, एक मिनी बस चलाता था वो बन गया, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने उनको बना दिया। पर आप उसको पॉलिटिकल ट्रेंड तो करें, पॉलिटिकल सोशलाइज तो करें, ताकि लोगों के बीच वो जुड़े। वो तो आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से इनकी इंटरनल जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, भगवंत मान ही सब कुछ है। मंत्रिमंडल से तो आप बात करो, ये तो कहेंगे मंत्री भी बहुत लंबा, उनकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। मंत्री खुद कहते हैं हमको वहां थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। एमएलए की बात छोड़ दीजिए, पार्टी स्ट्रक्चर में कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, नॉमिनेटेड सारा सिस्टम चलता है। पहले तो दोनों चीजें भगवंत मान के पास थी। तो जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, पहली से इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। और ये फर्स्ट टाइमर है भगवंत मान जी, ये कोई पहले ना तो ये इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस रहा, ना ही किसी पिंड के मैं सरपंच रहे हैं, ना कोई जिला परिषद में रहे हैं। ठीक है, इनका अपना वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर थे, सीधे मेंबर पार्लियामेंट बन गए। मेंबर पार्लियामेंट का एक अपना रोल होता है।
पंजाब में बहुत ही सारी समस्या, ढांचागत समस्या है। पीजेंट्री वर्ल्ड ओवर एक सीरियस क्राइसिस है, इसको छोटी मोटी बात से नहीं हल हो सकता। हाँ, पंजाब का एक एडवांटेज है, जब पंजाब के लोगों को साथ लेके चलोगे, हमारे कार सेवा का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को कुल बोल दो। आप देखिए जो किसान आंदोलन चला था, वो कितनी बड़ी सपोर्ट पंजाब के समाज ने दी, देश के समाज ने दी, पंजाब के समाज नहीं, सारे समाज ने दी, किसान समाज ने दी, और उसके साथ सिंपैथी क्रिएट की थी। हमारा डायस्पोरा जो है बहुत बड़ा हमारा एसेट है, पर उसको साथ तो लेके चलेगी, उसके लिए आपको डेमोक्रेटिक होना पड़ता है, उसके लिए आप पार्टिसिपेटर होना पड़ता है, आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए उसके कहने के लिए। तो ये जो समस्या है, ये पहली बात तो ये सामाजिक समस्या है, ढांचागत समस्या है, अकेली सरकार के बस का रोग नहीं है। ये समाज को साथ लेना पड़ेगा, लोगों को साथ लेना पड़ेगा, उनको आप कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनके साथ राब्ता रखेंगे और उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, तब ये समस्या हो सकती है कई तरीकों से। दूसरी गल किसानी की, किसान तो सर बता सकते हैं, सिंधु साहब ये तो हमारी हिस्ट्री है, मुगल नहीं दबा सके, अंग्रेज नहीं दबा सके, और सरकारें नहीं दबा सके, तो ये भगवंत मान की सरकार और तरीके से क्या देख लेंगे। बहुत बचकाना, मैं आई एम सॉरी टू से, वैसे उनको बोलना नहीं चाहिए था। आज तक अमरिंदर सिंह की एक बहुत स्ट्रेटजी रही, उन्होंने अपने गल से मसला जो उतार के सेंटर के गले में डाल दिया, चुपचाप बैठे रहे। और भगवंत मान जी भी आज तक चुपचाप बैठे थे, सीधा कन्फ्रंट नहीं किया था। दो बैठे हुए वहां, वो कैसे बैठे हैं, उनको तो ये मेडिएट कर रहे हैं। अब ये बात इनकी है, अब बात यह है कि अब आर्गुमेंट करो। कभी ऐसे भी होता है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो भाग जाता है, भाई आर्गुमेंट करो, या यू शुड हैव दैट, आप इतना डेयर करो, उनको बता दो। जो हमारे कहते हैं कि कुर्ता ऊपर उठा दो, भाई स्टेट के पास साधन नहीं है आपकी मांगे मानने के लिए, आप कोई रास्ता निकालो। हमारे पास बहुत रिच ब्रेन है, वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटीज के, इरिगेशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं और हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना। और आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसका वाइस चांसलर की पोस्ट 1 साल से खाली पड़ी है। जो सरकार एक वाइस चांसलर, सबसे आसान काम होता है कि आप किसी को वाइस चांसलर लगाना, आप मंगवा लीजिए एप्लीकेशन, एक्सपर्ट कमेटी बना दी, 1 साल से वाइस चांसलर नहीं लग रहा हुआ, और अंदाजा हम क्या ला सकते हो। दूसरी बात आप जिन्हें बोला था कि नशे वाली बात, कैंसर की बात है, ये सारा कुछ है। पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पैक्ट है। कैरों साहब के बाद पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ हमारी सबसे सीरियस समस्या है कि हमारे लीडरशिप डेफिसिट है। कोई भी लीडर का इतना बड़ा कद नहीं है, कोई भी लीडर इतना बड़ा फार साइटेड नहीं है, कोई भी लीडर के पैर इतने जमीन पे नहीं है, या कोई भी लीडर के साथ इतना बड़ा जानमास नहीं है कि वो क्लियरली लोगों को बता सके कि इसका रीजन ये है। हर लीडर ने पिछले समय से, खास करके पोस्ट टेररिज्म पीरियड के बाद, 15 साल काली बीजेपी रही है, 15 साल 10 साल कांग्रेस वाली रहे है, 15 साल कांग्रेस रही है, इन्होंने एस्केप किया, मुद्दों को पोस्टपोन करते गए, आगे बढ़ाते रहे, कभी कन्फ्रंट नहीं किया, कर्जा लेते गए, दूसरे के गले में डाल दिया, करप्शन बढ़ाई, गैंगस्टर बढ़ाया, अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए गैंगस्टर्स पैदा किया। नशा को किसी बच्चे से पूछ लो, क्या पॉलिटिकल क्लास नहीं इन्वॉल्व, क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं इन्वॉल्व, क्या जो इनका जो नीचे गुंडागर्दी पैदा की थी वो नहीं इन्वॉल्व। छोटे छोटे इन्होंने गाँव में से गुंडे पैदा किए, वो बहुत बड़े गैंगस्टर बन गए। गैंगस्टर तो पंजाब का है ही नहीं था उस इमेजिनेशन में। अच्छा, पॉइंट ये है कि कैंसर भी उसी की समस्या है। जब क्रॉप फेलियर होती है, जब नकली कीटनाशक दवाइयां चलती है, अब देखिए कितनी बीजों की दुकान है जो रजिस्टर्ड नहीं थी, कहां से वो आता है। और सबसे जरूरी बात था कि पिछले साल में से 91 के ऑनवर्ड जो हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन में हम 22वें नंबर पे हैं। एजुकेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं दिया जा रहा, क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं है, इसीलिए लोग बाहर को जाते हैं। वो भी उसी से निकली एक बड़ी समस्या जो माइग्रेंट की है, बड़ी समस्या है जो खास करके जो ड्रग एडिक्ट वाली है। कैंसर की तो है ही है कि जहां आपका इतना पानी ड्रॉ कर लिया आपने, नहरी सिस्टम आपने खत्म कर दिया, उसमें जो है बिजली फ्री कर दिया, लोगों ने नहरी सिस्टम को वैसे खत्म कर दिया। और जो क्रॉप डाइवर्सिफाई होनी चाहिए थी, जहां ये कॉटन होती थी हमारे मालवा रीजन में, कॉटन का प्रॉपर हो नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वीडिसाइड है, वो सारी स्पूरियस आ रही है, वहां भी पॉलिटिकल क्लास आ गई। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये बना कि उसके बाद पोस्ट टेररिज्म के बाद एक नेक्सस बना एलीट का, ब्यूरोक्रेसी का और ये माफिया का। और पंजाब का अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ताकत उन लोगों के हाथ में आई
जो एक ही क्लास और एक ही कास्ट को बिलोंग करते थे, जो जट थे। अकाली दल में वही थे और कांग्रेस में वही थे। अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट जो कहीं इन बिटवीन होता था वो डिसपियर हो गया सीन से। इसीलिए अब आपने देखा होगा कि मायावती उठी थी एक बार, बीएसपी भी उठी थी, फिर डिसपियर होगी। उसी में ही ये आम आदमी पार्टी बॉल हुई थी, उस माहौल से, उस सर्कमस्टांसेस से, उस स्ट्रक्चर से। पर ये भी उसी रास्ते में पड़ गए। 2019 को हमने ऐसे बोला था, लिखा भी था शायद, इनको बता देना चाहिए लोगों को, ये हमारी मजबूरी है, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं काम कर सकते। पर इन्होंने तो लोगों को हवा में रखा। बहुत खजाना बहुत बड़ा है। केजरीवाल साहब जैसे सर ने बताया कि वो बढ़िया सा है, सबको ठीक कर देंगे। नहीं, अभी भी जो ये जो समस्या है, ये सोशल कोई ये 3 महीने में कहते हैं नशा खत्म कर दिया, नशा खत्म हो ही नहीं सकता, दुनिया में नहीं हो सकता। कनाडा जैसे देश में लोग, सैकड़े लोग हर साल, हर महीने वहां मरते हैं, हजारों लोग साल में मरते हैं। नशा है, नशा एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मिनिमम कर सकते हैं? ओनली पॉसिबल हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको वहां इन्वॉल्व करते हैं, उनको कंस्ट्रक्टिव काम में डालते हैं। और जो पॉलिटिकल क्लास है, जो खास करके पुलिस सिस्टम है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे वो जो एक एनफोर्समेंट डायरेक्टर के सरदार निरंजन सिंह है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा कि जब मैं ड्रग केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ये बड़ी बड़ी मगरमच्छों को, जो जो पॉलिटिकल लीडर थे और ये 3 जो उस समय के जो उनके जो डायरेक्टर थे, वो इन्वॉल्व थे उनको बचाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी प्रॉब्लम इंटरलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी में से है, माइग्रेशन भी उसी से है, गैंगस्टर्स भी उसी में से है, किसानों का सुइसाइड भी उसी में है, और ये जो आपका कैंसर वाली बात भी उसी से ही इवॉल्व होती है। इसको टैकल करने के लिए हाँ, पंजाब खड़ा है। पंजाब फिर एक्सपेरिमेंट करेगा, ये बात मैं फिर जिम्मेवारी से कह देता हूं, वो फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कोई ना कोई उनको वे आउट मिल जाए। पर समस्या हमारी ये है कि लीडरशिप, जैसा लीडर चाहिए, लीडर तो बहुत हैं, पर लीडरशिप क्वालिटी जो पंजाब को अंडरस्टैंड करता हो। पंजाब बहुत बार गिरा है, पंजाब बहुत बार उठा है। पंजाब उस समय उठ जाता है जब कोई लीडर पंजाब के लोगों को साथ लेके कोई ना कोई एजेंडा दे देता है कि ये हमारे मसले हैं, हमने इसको रिजॉल्व करना है। पर अनफॉर्चुनेट ऐसी राजनीति हो गई, ऐसा धंधा हो गया कि कोर इशू, जो लीडर आ रहे हैं वो लोगों से नहीं आ रहे, वो लोगों का मतलब है कि उस एक्सपीरियंस से नहीं आ रहे जहां ने ये सभी चीजें इनकाउंटर की हो। अगर वो आ जाते हैं तो हमारे सिस्टम के पास इतना बड़ा पैराफर्नीलिया है कि बड़े के बड़े को भी करप्ट कर देता है। हम वो लीडर चाहते हैं कि इस हमाम में वो बिल्कुल सेपरेट होके खड़ा हो, पंजाब की बात करे, तब ये जो मसले आपने बोले हैं उसका हल हो सकता है। ठीक है। अब बस सर मेरा आखिरी सवाल है जगदीप सर से। सर ये बताएं कि एक तो जैसे पहले जो सेखो सर ने कहा था कि अब भगवंत मान खुद को थोड़ा इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो बहुत लंबे समय तक इंडिपेंडेंट महसूस कर पाएंगे? क्योंकि केजरीवाल जी अभी देखा जाए तो बिल्कुल खाली हैं, और जो एक वीआईपी कल्चर की उनको आदत सी हो गई है, तो आपको लगता है वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी दखल के जो है भगवंत मान को काम करने देंगे? और दूसरा और अंतिम सवाल ये होगा कि क्या आपको अभी जैसे शेखो सर ने बताया कि सिर्फ एक कास्ट जो है वो पंजाब पे कई सालों से डोमिनेट करती आई है, जट सिख, तो ऐसे में बीच में जो, हालांकि क्योंकि पंजाब में बता माना जाता है कि दलित संख्या भी बहुत बड़ी है, और अभी पिछले कुछ सालों में अगर हम देखेंगे तो पंजाब में क्रिश्चियन भी काफी लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो ऐसे में दलित राजनीति की क्या शक्ल आपको नजर आती है पंजाब में? म्यूट है सर, म्यूट है आपका। पहला सवाल जो आपका है वो भगवंत मान की इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि भगवंत मान अपने आप को उस तरह से अपनी पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व से बिल्कुल अलग करके और अपनी इंडिपेंडेंस को पंजाब में इम्प्लीमेंट कर पाए। वो हमेशा उसी दायरे और पार्टी के उस अनुशासन से बंधे रहेंगे, और उसी अनुशासन में जो नियंत्रण है वो दिल्ली दरबार का बना रहेगा। पंजाब में मिलजुल के एक योजना बनाई जाएगी जिसमें लगता है कि भगवंत मान चेहरा रहेंगे, और वो और जो नीतिगत फैसले हैं वो दिल्ली दरबार ही लेगा,
और उसी के अनुरूप उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि भगवंत मान अपने आप में एक बड़ी ताकत, एक बड़े नेता के रूप में और अपने स्वयं निर्णय करने के सक्षम हो पाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने सवाल किया कि दलित राजनीति, दलित राजनीति और जो पंजाब में अभी परिस्थितियां हैं, उनमें आप ये मान लीजिए कि दलित पॉपुलेशन भले ही ज्यादा है, और दूसरा जो पावर हमेशा पंजाब में रही है, वो जो एक वर्ग है जाट वर्ग, जो अग्रणी वर्ग है और जो कृषक समाज का अग्रणी वर्ग है, ये उनके हाथ में रही। और आप ये मान लीजिए कि ये जो समाज है या ये जो एक वर्ग है, इसमें उतने ही ज्यादा श्रेष्ठ लोग भी हैं, बुद्धि के स्तर पे भी, परिश्रम के स्तर पे भी और दृष्टिकोण के स्तर पे। इसलिए इनको ये इस प्रकार की इनके पास सत्ता रही है। और पंजाब में अब जो दिखता है मुझे, जो प्रयोग हरियाणा में हुआ था कभी किसी समय में, मुझे लगता है कि पंजाब में भी वो चीजें फलित हो सकती हैं और वहां एक तरह का विभाजन देखने को मिल सकता है अब के जो 2027 के चुनाव हैं। और लोगों में जो एक प्रयोग उन्होंने बदलाव का किया था, जो पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस और अकाली दल रही हैं, उनको बदल के आम आदमी पार्टी को लाया गया था। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं या मुख्यमंत्री भगवंत मान है, वो एक टर्म के लिए तो बने नहीं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी, उनको अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य भी देखना है। तो आने वाले समय में कुछ भी संभावनाएं राजनीति में हो सकती हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए क्या हरियाणा में राजनीतिक संभावनाओं के चलते एक समय भजन लाल ने पूरी के पूरे एमएलए को लेके एक नई पार्टी कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। तो राजनीति में बहुत सी ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट भी होती हैं। एक संभावना ये भी है, इसको नहीं नकारा जा सकता। तो आप देखिएगा कि जहां तक दलित समाज की बात है कि जो वो परिवर्तन हो रहा है या दलित अपने आप को वहां ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं या अपनी संभावनाओं को ज्यादा तलाश रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो संभावनाएं किसी और बैनर में दिखाई देने लगे। तो बहुत सी बदलाव राजनीतिक तौर पे पंजाब में होने की संभावना है, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जगदीप सर और शेखो सर, आप दोनों का बहुत-बहुत नमस्कार, और ललित आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से आज हम जो है इजाज़त चाहते हैं। साथ ही साथ जगदीप सर ने एक बहुत अहम पॉइंट भी उठाया है कि कुछ भी संभव है। जिस तरीके से जो भजन लाल सरकार का या भजन लाल का जो एक एग्ज़ाम्पल दिया है, कुछ इशारा कहीं न कहीं मुझे लगता है भगवंत मान की तरफ जगदीप सर ने किया है। तो आने वाले समय में देखते हैं पंजाब में जो राजनीति है वो किस तरफ जाती है। फिर हम पंजाब के विषय पे चर्चा करेंगे, और अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो भी आपकी राय है वो कमेंट में जाकर हमारे को आप दे सकते हैं। धन्यवाद।